So here we are. These are the questions. Question number 1. Four kingdom classification was given by. So here the given by dash and अच्छा 4 कर दिया था इसको मैंने, तो ये कोपलैंड है. कोपलैंड 1956. हाँ. थ्री किंगडम बाय अर्नस्ट हेकल जिन्होंने लिखा है 1860, वो भी ठीक है. अ किंगडम फॉर प्रोकैरियोट्स इज डैश. तो वो वन एंड ओनली वन किंगडम है प्रोकैरियोट्स का, दैट इज मोनेरा, इंट्रोड्यूस्ड इन डैश किंगडम सिस्टम. आई होप ये देख लेना किस किस ने गलत लिखा है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है. तो मोनेरा वाज इंट्रोड्यूस्ड. होगा ना. हाँ, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जस्ट रेज योर हैंड, किसी का गलत हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 2. प्रज्ञा का हुआ ना, ध्यान रखना इसका. फिफ्थ किंगडम was fungi, introduced by, as you know, R.H. Whittaker, 1969. Yeah. यूग्लिना को अब तक कितने किंगडम में रखा गया? यूग्लिना टिल सोफा प्लेस्ड इन हाउ मेनी किंगडम्स? ये इसका आंसर 3 हो जाएगा. अंकित का तो सही था आंसर, लेकिन इसमें सबका आंसर सही नहीं था. किस किसने गलती की? बाकी सबका. हाँ, लक्ष्मण ठीक है. एक्चुअली इसमें देखो 3 क्यों है इसमें, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि टू किंगडम के दौरान, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे तो ये ऑलरेडी ही 2 में रखा जाता था, प्लांटिया एंड एनिमैलिया में, क्योंकि इसके डुअल कैरेक्टर के वजह से. प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस है इसमें, एनिमल लाइक लोकोमोशन है इसमें. लेकिन बाद में जब ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को अर्नस्ट हेकल ने सबको उठा के अलग किया, दैट इज प्रोटिस्टा में, तब ये प्रोटिस्टा में चला गया यूग्लिना. तो इसलिए यूग्लिना आज तक 3 किंगडम में आ चुका है, इसका ये मतलब था. विच किंगडम्स आर मोस्ट डाइवर्स? अच्छा, मोस्ट डाइवर्स हमने किया था एनिमैलिया, because it has the maximum number of species. Diversity depends on the number of species. तो सबसे ज्यादा स्पीशीज, क्योंकि इसके अंदर प्रोटिस्टा, हाँ, इसके अंदर 1.2 मिलियन स्पीशीज है. और इसका सबसे डाइवर्स ग्रुप हमने डिस्कस किया था इज आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा. तो ये सबसे डाइवर्स है. मोस्ट हेट्रोजीनस तो प्रोटिस्टा ही है, ठीक है. मोस्ट हेट्रोजीनस इज प्रोटिस्टा. दैट इज बिकॉज प्रोटिस्टा हैज प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक, तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स इसमें है. फॉर बेनिफिट ऑफ दोज हु हैव जस्ट जॉइंड, द प्लांट लाइक, okay, someone can come in the voice over and answer. Plant like, fungi like, animal like, कौन से ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के? फंजाई लाइक. कौन से हैं ग्रुप्स के नाम बताने हैं? प्रोटिस्टा का प्लांट लाइक, फंजाई लाइक और एनिमल लाइक ग्रुप्स कौन से हैं? याद है? कोई बताएगा? फाइटोप्लैंक्टन. हाँ, क्या मैम? फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्लांट लाइक. फिर उसके प्लांट लाइक प्रोटिस्टा. हाँ, फिर फंजाई लाइक कौन से थे? स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स. एंड एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोआस. उनके अंदर के सब ग्रुप्स याद किए हैं आप लोगों ने? यस मैम. अच्छा, अगर किए हैं तो फाइटोप्लैंक्टन के जो 3 ग्रुप्स हैं वो लिख के बताओ. 3 सब ग्रुप्स क्या क्या फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं? सब ग्रुप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स. मैम यूग्लिनॉइड्स, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स. ओके, लक्ष्मण हैज आंसर्ड. हाँ, मैं लिखने के लिए कह रही थी. चलो ठीक है. प्रज्ञा ऑल्सो हैज रिटन. सो डाइनोफ्लैजिलेट, थोड़ा डाइनोफ्लैजिलेट की स्पेलिंग देख लेना प्रज्ञा. अच्छा, फिर उसके अलावा हमने प्रोटोजोन्स किए थे. चलो, प्रोटोजोन्स जो फर्स्ट एनिमल्स होते हैं, इनके सब ग्रुप्स, इनमें क्या क्या आ जाता है? एंड अच्छा चलो पहले ये बताओ,
They are classified on the basis of, protozoans are classified on the basis of Locomotion. 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 Okay. One person can answer. What are the subgroups? Raise your hand and answer. What are the subgroups of protozoans? याद है? अंकित wants to answer. ठीक है, अंकित करो. Ascodian, zoophagelated, ciliated, or sporozoans. That was Sarcodina. Ascodian नहीं, Sarcodina. तो spellings देख लेना. हाँ. Yes, ma'am. सार्कोडाइना में तो अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. फिर आपने Yes, ma'am. Zoophagelated में trypanosoma, हाँ और ciliated में paramecium, और sporozoan में plasmodium. हाँ ठीक है. सो ज़ूफ्लैजिलेटा, देन स्पोरोजोन्स, ये सब है. ठीक है. तो ये सभी विद रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन क्लासिफाइड है, जैसे आप देख ही रहे हो. तो सार्कोडाइना इज बाय द सूडोपोडिया. इसका बस सूडोपोडिया. बाकी दोनों का तो नाम से ही लग रहा है. सीलिएटा का सीलिया, ज़ूफ्लैजिलेटा का फ्लैजिला, और स्पोरोजोन का रिगलिंग मूवमेंट हमने किया था. और इसमें प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट आता है स्पोरोजोन्स में. Yes, ma'am. तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही चेकिंग कर रही थी कि कितना पढ़े आप लोग. तो वेरी गुड. हाँ, थोड़ा बहुत कुछ भी अगर कच्चा पक्का रह जाता है तो वो आइडिया लग जाता है. जैसे जैसे क्लास में बातें होती हैं सब कुछ, फिर दूसरे आंसर करते हैं. ऑलवेज टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम योर क्लासमेट्स. एनीवन हु इज आंसरिंग करेक्टली, नाइसली, है ना. तो आपको होना चाहिए कि मुझे भी ऐसे अगली बार करना है. सो एनीवे नाउ और थोड़ा सा परफेक्शन तक ही रह ही जाता है. हमेशा चीज़ें तो 90, फिर 95, 98 ऐसे ही चलता है. तो हमें 99.99% तक तो पहुंचना ही चाहिए. अच्छा, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अंदर हमें शायद क्राइटेरिया अभी हमें डिस्कस करना है कि 5 किंगडम विटैकर ने बना तो दी है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो वो जो उन्होंने फॉर्म किया तो उसके क्राइटेरिया क्या थे. हाउ ही फॉर्म द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. To begin with, the first, of course, was the type of cell. अगर जैसे थोड़ा सा मैं साइड में यहाँ पे फिर से रिकॉल करने के लिए एंड फॉर द न्यू स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ कि उन्होंने एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी बताया था अपने 5 किंगडम का. तो सबसे पहले वो मोनेरा दिखाते हैं, उससे दिखाते हैं कि प्रोटिस्टा आया ऐसे, और प्रोटिस्टा से ही वो बाकी के तीनों किंगडम्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, इस तरह से वो लिखते हैं. ओके, तो ये जरूर लिख लो जो दैट इज जावेरिया एंड सानिया, आप लोग भी लिख लेना. मोनेरा, प्रोटिस्टा, जैसे मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है प्रोकैरियोट्स, उससे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा आया, तो वो यूं दिखा रहे उसको, है ना. और फिर सिंस प्रोटिस्टा के अंदर ही तीनों मल्टीसेलुलर ग्रुप्स जो हैं, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी है, यूनिसेलुलर रिप्रेजेंटेटिव्स है. तो इसलिए बाकी तीनों को यूं दिखा दिया कि उस प्रोटिस्टा से आ रहा है. तो दिस बिकम्स एन एवोल्यूशनरी रिप्रेजेंटेशन. अगर इसमें हम सबसे पहला प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा को देखें तो उसको किस बेसिस पे अलग किया होगा, तो ऑब्वियसली टाइप ऑफ सेल, या जिसे सेल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं. तो सेल स्ट्रक्चर क्या कि ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव, जिनमें प्रो मीन्स प्रिमिटिव. अगर ये कंफ्यूजन अभी भी है किसी को तो उसको याद रखने का सही तरीका कि प्रो का मतलब प्रिमिटिव, तो आप भूलोगे ही नहीं कि इसका मतलब यहाँ जो प्रिमिटिव कैरी ऑन, कैरी, द वर्ड कम्स फ्रॉम कैरी ऑन एंड कैरी ऑन इज न्यूक्लियस. इसका मतलब इनमें प्रिमिटिव कुछ कंडीशन है न्यूक्लियस का. इनफैक्ट न्यूक्लियस है ही नहीं इनमें, है ना. तो ये बैक्टीरिया वगैरह सब इसी में आते हैं. तो प्रोकैरियोट्स एंड द अदर इज यूकैरियोट्स. दीज आर द टू टर्म्स. तो इनको उन्होंने अलग किया ना. तो
यूकैरियोट्स जहाँ पे यू का मतलब ट्रू होता है, तो कैरियन तो सेम ही है, न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस तो इसी में है। सो दीज आर द रेस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स जो बाकी के 4 किंगडम में है, लेकिन प्रोकैरियोट्स को एकदम अलग कर दिया गया मोनेरा किंगडम के अंदर। सो दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उसके बाद देखो, अगर हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि प्रोटिस्टा आ गया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर थे। हाँ, तो इसका मतलब प्रोटिस्टा किस बेस, अब यूकैरियोट्स तो सारे ही बच गए, लेकिन उसमें से यूनिसेलुलर को अलग अलग करा, तो इसका मतलब यहाँ हम क्राइटेरिया ले रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी organization. In other words, it's like thallus organization. So in NCERT it is thallus organization. ठीक है, एक ही बात है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को लिया तो यहाँ समझ में आ रहा है कि हाँ, यूकैरियोट भी 2 तरह के हैं, या तो वो यूनिसेलर है या मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेलर को अलग कर दिया, सारे यूनिसेलर को प्रोटिस्टा के अंदर कर दिया। सो दैट इज द सेकेंड क्राइटेरिया। लेट्स मूव ऑन। अब जैसे हम मूव ऑन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं प्लांटी फंजाई। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। हाँ, ये तीनों प्लांटी फंजाई एनिमेलिया कैसे हैं? तीनों ही मल्टी सेलर यूकैरियोट्स है, लेकिन फर्क क्या है? अगर आप प्लांटी को देखो तो वो ऑटोट्रॉफिक है और बाकी के दोनों हेटरोट्रॉफिक है ना? तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो अब न्यूट्रिशन में Autotrophs or heterotrophs? हाँ, एनसीईआरटी ने हालांकि मोड करके लिखा हुआ है, बट एक्चुअली न्यूट्रिशन में भी 2 चीजें होती है। पहले तो हमें देखना होता है टाइप्स, वेदर ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ कहते ही सारा प्लांटी अलग थलग हो जाता है और फिर बचता है हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ के अंदर भी आकर हमें मोड्स देखने पड़ते हैं। 3. हाँ, तो मोड अलग अलग है, जैसे को फंजाई का मोड अलग है और एनिमेलिया का अलग है। क्या मोड्स लिखूं मैं? फंजाई का Saprophytes, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और saprophytic, parasitic, and holozoic. okay, but then predominantly the fungi is saprobic and the animalia is holozoic. The modes are said to be, actually mode में अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा absorptive for fungi, वो saprobic है तभी तो absorptive है। और अगला जिसे आप एनिमेलिया को जैसे होलोजोइक कह रहे हो ना, तो वो इंजेस्टिव है एक तरह से। इंजेस्टिव इज एनिमेलिया, तो वो मुंह से खाना खाता है। इट digests, yeah, holozoic. Ma'am, so you have given the term absorptive, saprophytes as absorptive and ingestive as holozoic. You have just replaced the words. No, not replacing. It is like, you know what, जो सब टाइप्स है, एक्चुअली यहाँ पे टाइप्स एनसीईआरटी ने अलग करके दिया ही नहीं, सब एक साथ ही दे रखा है, मतलब जस्ट एक लाइन लिख दिया कि दीज आर द क्राइटेरिया करके। बट जब हम टाइप्स लेते हैं तो टाइप्स ब्रॉडली अगर देखो तो टाइप्स तो ऑटोट्रॉफ, मैं अलग से लिख लूँ, हेटरोट्रॉफ ऐसे होता है। अच्छा, ऑटोट्रॉफ के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं और हेटरोट्रॉफ के अंदर फिर ये टाइप्स आ गए, जैसे वेदर इट इज सैप्रोबिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ये टाइप्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो पैरासाइट, फॉर एग्जांपल अगर हम पैरासाइट ले तो पैरासाइट बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। सैप्रोबिक बहुत ही क्लियर कट केस है। सैप्रोबिक तो हमें पता ही है कि वो एब्जॉर्ब करता है बॉडी सरफेस से, क्योंकि उसका सारा डाइजेशन बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, वो मीडियम में ही अपना एंजाइम सीक्रेट कर देता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एंड देन इट एब्जॉर्ब्स। हाँ, क्या कह रहे हो मैम? डेड एंड डिकेइंग को वो, यस, डेड एंड डिकेइंग को पहले वो डाइजेस्ट कर लेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जिसे कहते हैं, एंड देन वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखो पैरासाइट में आते एक प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब हम पैरासाइट फंजाई या बैक्टीरिया कहेंगे और जब हम पैरासाइट एनिमल कहेंगे तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का अलग है, वो सेम नहीं है। जब बैक्टीरिया फंजाई होगा वो तो एब्जॉर्ब ही करेगा इवन इफ इट इज पैरासाइट,
लेकिन अगर एनिमल है तो वो पैरासाइट हो या जो भी, तो वो करेगा तो इंजेस्टिव होगा ना, इसलिए मोड को अलग से बताने की जरूरत पड़ती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम ये देखते हैं वेदर इट इज एब्जॉर्प्टिव और इट इज ingestive. Are you getting my point? So we are going into very finer details to understand things. ठीक है, कहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, जवेरिया एंड सानिया स्पेशली, आप लोग अगर कहीं भी, हालांकि इसका पीछे से कोई लिंक नहीं है, व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज ऑल इंडिपेंडेंट, बट स्टिल ओके। आर यू ओके विद द फ्लो ऑफ द क्लास, जवेरिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके। हाँ, तो ये जैसे ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ये याद रखना। और हम लोग तो एनिमल्स तो क्या करते हैं, हम लोग इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये मैं कह रही हूँ। तो अब मैं जैसे जो एनसीईआरटी में देखो है वो तो हम करेंगे, लेकिन उसको समझना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक आध लाइन और भी कुछ चीजें हमें करना ही पड़ेगा साइड बाय साइड, नहीं तो क्लैरिटी नहीं आएगी। एनसीईआरटी क्योंकि बहुत ही ब्रीफली और एक काम चलाओ फैशन में कई चीजें लिखती है, they can't make their book very bulky, that is the problem, so they write very briefly. So this is the thing, and like if you have understood till here, देखा जाए तो सारे किंगडम्स तो इस तरह से अलग हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्राइटेरिया में आपको रिप्रोडक्शन ऐड करना है, और मतलब विटाकर ने रिप्रोडक्शन का भी ऐसा कहते हैं कि ध्यान रखा, और फाइलोजेनेटिक जो एक रिलेशन है, वी हैव डन दिस टर्म। फाइलोजेनेटिक मीन्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशन को स्टडी कर लेना, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो वो भी चीज इन्होंने ध्यान में रखा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे उन्होंने एवोल्यूशनरी उस चार्ट को बनाया कि उन किंगडम्स को हम कैसे रखें, है ना। तो उसी से थोड़ा सा एक आइडिया लगा आपको कि विटाकर के टाइम, क्योंकि देखो 1969 इज वेरी रीसेंट, 20th सेंचुरी, तो एवोल्यूशन तो उस टाइम पे था ही, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग वाज देयर। सो दिस इज हाउ ही डिड द क्लासिफिकेशन। So if you finished and understood and noted, raise your hand so that I can clear this, and I'll discuss also some drawbacks of even five kingdom. Five kingdom के भी drawbacks हैं. So raise. Ma'am, Ma'am, why does in living world, we have studied that reproduction is not the defining feature of any organism. But why Robert Whittaker has taken it as as a criteria for defining any human, any classification? No. It's not that reproduction or reproductive characters, when you were studying living world classification, how classification was done, that time also you read that reproductive characters are stable characters and they are considered for classification. But one or two individual, देखो एक स्पीशी में बात नहीं समझे, जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना, आप तो बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहे हो, यहाँ तो कह रहे हम किंगडम की बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर मैं लास्ट स्पीशी तक भी आ जाऊं, है ना, तो एक पूरे स्पीशी के अंदर ऐसा कभी होगा कि उसका रिप्रोडक्शन ही नहीं है ना। तो क्लासिफिकेशन को यूज करने में क्या दिक्कत है, वो तो कुछ इंडिविजुअल्स में कई बार नहीं होता, इसलिए उसको हमने लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं मतलब एज अ डिफाइनिंग नहीं माना। But we can take it as like for classification, we can take it as a criteria. Oh yes, in fact you have to take because these are very stable characters, है ना। हाँ, okay, then Lakshman is asking complexity of the organism is eukaryotic only. Yes, कॉम्प्लेक्सिटी जो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये मोनेरा के बाद से डिस्कस हो रहा है, दैट इज राइट, यूकैरियोट्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मोनेरा को या प्रोकैरियोट्स को ना यूनिसेलर मल्टीसेलर करके कभी कहते नहीं हैं उनको। अगर वो मल्टीसेलर जैसा बिहेव करे भी, जैसे कई बार कोई बैक्टीरिया मान लो फिलामेंटस होता है ऐसे, तो उसको बस फिलामेंटस ही कह दो,
इसको मल्टीसेलर कहना तो नहीं चाहिए, बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर यूकैरियोट्स, यूनिसेलर, मल्टीसेलर. दैट्स राइट, वेरी गुड. अच्छा, और कुछ? अच्छा, हैंड रेज हो गया सबका, एक बार फिर से करो, मैंने देखा नहीं. शुभी, अंकित, प्रज्ञा, वेरी गुड. सानिया, जवेरिया, हाँ सानिया आपका हो गया. अच्छा, अभी लिख रहे हो? Ma'am, I don't know how to raise the hand, so Oh, how to raise your hands. Okay, okay. तो आप चैट में यस लिख देना या तो, ठीक है? वहाँ पे होता है ऑप्शन. आर यू ऑन पीसी? yes, ma'am. पीसी में भी नीचे एक पैनल में कहीं पड़ा होता है वैसे तो, देख लेना, नहीं तो आप यस लिख देना. चैट बॉक्स मिला आपको? Yes, ma'am. Okay, good. As far as you have the chat box, it's sufficient. It's okay. अच्छा, फिर मैं ये लिख रही हूँ, ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब ये कौन से ड्रॉबैक्स हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कौन से ड्रॉबैक्स हैं? एक तो ड्रॉबैक पहले से ही चलता आ रहा है, आपने पढ़ा था कि वायरस इज नॉट क्लासिफाइड. अब वो तो रहेगा ही, क्योंकि वायरसेस जब लिविंग ही नहीं है, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली लिविंग, तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी, दे आर नॉट क्लासिफाइड. बट 5 किंगडम में डू वी सी दैट सम प्रॉब्लम्स व्हिच वी डिस्कस इन द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के उनके सारे ही खत्म हो गए या एक आध कुछ अभी भी बच गए? फॉर एग्जाम्पल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद मल्टीसेल्युलर, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या अभी भी है? अभी भी है. मैम है मैम. अभी भी है ना? जैसे बताओ कैसे? उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ईस्ट. ईस्ट इज यूनिसेलर फंजाई. ईस्ट यूनिसेलर है, लेकिन ये है अभी भी किंगडम फंजाई में ही, वहीं रखना पड़ता है इसको, ठीक है? ऐसे एक आध कुछ इवन कुछ यूनिसेलर एल्गी है, नॉट ऑल बट कुछ एक आध यूनिसेलर एल्गी है जो प्लांटी में है, किंगडम प्लांटी में. जैसे एसिटाबुलेरिया ही ले लो, एसिटाबुलेरिया. हालांकि एनसीईआरटी हैज मेंशन्ड दैट क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा. ये एक लाइन है एनसीईआरटी में कि वो भी यूनिसेलर एल्गी है. तो ये मैं लाइन आपको ना ब्रैकेट में लिखवा देती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है, 2 क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलर एल्गी है. Chlorella, Chlamydomonas are in kingdom Protista. ये लाइन पेज 17 में पहले उन्होंने लिखा है कि वो पहले तो एक ही साथ होते थे, जैसे स्पाइरोगारा भी एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास भी एल्गी है, लेकिन स्पाइरोगारा तो मल्टीसेलर है, क्लेमाइडोमोनास उसी के साथ पड़ा हुआ था. ये लिखा उन्होंने पहले पेज 17. फिर अगले पेज पे पेज 18 पे वो लिख रहे हैं कि लेकिन प्रोटिस्टा बनने के बाद क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया. लेकिन उसके अलावा भी तो है ना कई यूनिसेलुलर, तो उनका मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो तो किंगडम प्लांटी में है. ये प्रॉब्लम है अभी भी. अच्छा, और कुछ? अगर हम एल्गी जैसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो आप देखोगे एल्गी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 किंगडम्स. 3 अलग अलग किंगडम्स में ना एल्गी डिस्ट्रीब्यूटेड है. बताओगे कैसे? आपने पढ़ा तो है. इफ यू कैन मेक आउट ऑफ दिस.
कि कैसे एल्गी 3 अलग किंगडम्स में प्रेजेंट है। मैम प्रोटिस्टा, फंगी, नॉट फंजाई बट यस। और कुछ? मैम प्लांटी, प्लांटी में तो है ही है। प्रोटिस्टा भी आप सही कह रहे हो, एक बच गया, तो वो क्या होगा? प्रोटिस्टा में फाइटोप्लैंक्टन्स आर द एल्गी ओनली, यूनिसेलुलर एल्गी है, उनको कहते ही हैं प्रोटिस्टन एल्गी। प्लांटी में सारे मल्टीसेलुलर एल्गी तो आएंगे, रेड ब्राउन ग्रीन, है ना। जनरली वी कॉल देम एज रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। एक ग्रुप यस मैम। आपने किया था मोनेरा। मोनेरा में कौन सा एल्गी है? मैम माइकोप्लाज्म। नहीं, मोनेरा में कौन सा एल्गी है? एल्गी मैम साइनोबैक्टीरिया। या साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन यस एल्गी। यस, ये प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक होने के चलते इसको तो मोनेरा में रखा, लेकिन वो है तो एल्गी, बिकॉज एल्गी का जो डेफिनेशन है एक्वाटिक, फोटोसिंथेटिक, वो तो आ गया। एक्वाटिक और फोटोसिंथेटिक, तो ये एल्गी तो है ही है, कह ही रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन में पीपी लिख रही हूँ यहाँ पे, ये सारे प्रोटिस्टा में, और बाकी रेड, ग्रीन, ब्राउन, ये जो सब एल्गी है ये प्लांटी में। अब देखो 3 हो गए, है ना। ऐसी चीजें जैसे जब क्वेश्चन में आ जाता है ना, तब दिमाग नहीं चलता, तो ये सब हमें पहले करके रखना होता है। इसलिए जितना हम पहले से चीजों को करेंगे उतना प्रिपेयर्डनेस रहती है माइंड की। जैसे देखो, इवन आपने सोचा नहीं होगा कि इवन फंजाई भी ऐसा ही है। फंजाई इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 किंगडम्स, इसके भी 3 किंगडम्स हैं। सोचो कैसे? मैम वो भी प्रोटिस्टा में है। ठीक है, कौन सा ग्रुप बताओ? मैम स्लाइम मॉल्स। मैम स्लाइम मोल्ड्स। दैट्स राइट, स्लाइम मोल्स, यस। तो एक तो आपने प्रोटिस्टा पकड़ लिया कि प्रोटिस्टा में है स्लाइम मोल्स, बिल्कुल सही। और एक वो खुद है फंजाई किंगडम। 2 तो ये हो गए, अब बचा एक, वो कौन सा है? यहाँ पे भी ये मोनेरा ही है, इट्स मोनेरा ओनली। पर कौन सा ग्रुप मोनेरा के मैंने वो बता दिए थे ग्रुप्स, कौन से सब ग्रुप्स है। यस मैम। तो एक बार देखो, यस मैम। अगर क्लिक आर्कीबैक्टीरिया। है, एक्टिनोमाइट। दैट्स राइट शुभी, एक्टिनोमाइसिटिस। माइकोबैक्टीरियम वाला। हाँ ये वाला हाँ एक्टिनोमाइसिटिस, माइकोबैक्टीरियम, एक्टिनोमाइट। ये जो ग्रुप है ना माइसिटिस, देखो नाम ही आ रहा है इसका, जहां माइसिटिस आ जाए तो आप समझ लो कि कोई फंजाई का गोत्र है ये फंजाई की बात हो रही है, तो माइसिटिस आ गया। और इनको कहते ही है रे फंजाई, इसको कहते ही है रे फंजाई, या इसको एक और नाम से कहते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया, क्योंकि इनमें बकायदा हाइफी है, दे हैव हाइफी, सब कुछ है, फंजाई जैसा ही है ये। ओनली थिंग इज कि ये तो प्रोकैरियोट है, फिर वही वाली बात, जैसे बीजीए प्रोकैरियोट, अब उसको कहाँ रखेंगे? मोनेरा में। एक्टिनोमाइसिटिस प्रोकैरियोटिक, कहाँ रखेंगे? मोनेरा में। तो हर ग्रुप की जहाँ से शुरुआत हुई होगी, हो सकता है उसका कोई प्रोकैरियोटिक तो रहा ही होगा ना। ये उस तरह के हो गए कि फंजाई की शुरुआत एक्टिनोमाइसिटिस जैसे ऑर्गेनिज्म से हुई होगी और वो प्रोकैरियोट है। एल्गी की शुरुआत में बीजे आया होगा, वो प्रोकैरियोट है। अब हम प्रोकैरियोट के लिए तो एक ही किंगडम बना रहे हैं, दैट इज मोनेरा, तो हम कहाँ रखेंगे? इनको मोनेरा में ही रखेंगे। लेकिन इसके चलते वो ऑर्गेनिज्म फंजाई 3 किंगडम में बैठा हुआ है। सिमिलरली ऑर्गेनिज्म एल्गी 3 किंगडम में
बैठ गया। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक में कई बार लेते हैं। अच्छा, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है, वी हैव नो अदर ऑप्शन, वो तो होगा ही। और कोई ड्रॉबैक, एक ड्रॉबैक हल्का सा हम और ले सकते हैं, जैसे अगर हम उसमें जाएं एनिमैलिया में, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है क्या जो थोड़े से मतलब ऐसा लगता है एक्सेप्शन सा एनिमल, मैम पॉलीफेरा, या वाई टेल मी। मैम सेलुलर मतलब सेल होता है उसमें, सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। जैसे स्पॉन्जेस एंड कोरल्स, यस मैम, है ना। यस मैम। आर सिडेंट्री, मूवमेंट नहीं है ना, सिडेंट्री, बट आर इन किंगडम एनिमैलिया। जबकि एनिमैलिया में तो लोकोमोशन बहुत ही जरूरी एक कैरेक्टर है, बट ये सिडेंट्री है और फिर भी है एनिमैलिया में। तो इस तरह से कुछ मतलब हम ड्रॉबैक्स एक जनरल आइडिया के लिए डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अभी तो आप जब क्लासिफिकेशन में जाओगे तो ये सभी किंगडम्स बहुत ही अलग अलग करके एकदम प्रॉपर पढ़ने लगोगे। तो मैं ये यहाँ से मिटा रही हूँ, ठीक है। मैम फिफ्थ वाला नहीं मिटाइएगा, एक मिनट। नहीं, फिफ्थ नहीं मिटा रही, हाँ। मैम यस। मैम मैम सॉरी, फोर्थ वाला एक बार दिखा देंगे मैम? अच्छा, फोर्थ वाला, ओहो, okay, I forgot to ask you actually, all of you, whether you noted or not, so I have to undo, just hold on. फोर्थ वाला आई थिंक ये था, फंजाई प्लेस्ड इन 3 किंगडम्स, वो नीचे किंगडम्स नजर आ रहे हैं। फंजाई was placed in 3 kingdoms. This is fourth. So I hope ठीक है, लिख लो, कोई नहीं। I hope all of you are writing, that is more important. Let us go to another thing, that is ये सब तो हो गया। अब एक कार्ल वूस करके एक और टैक्सोनॉमिस्ट, एक साइंटिस्ट थे कार्ल वूस, तो उनको लगा कि एक 6 किंगडम होना चाहिए क्लासिफिकेशन का। थोड़ा सा उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया या क्या सोचा उन्होंने, वो करते हैं डिस्कस। ही फाउंड दैट कि मोनेरा के अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं, तो उसमें वो चाहते थे कि मोनेरा शुड बी divided into 2 separate kingdoms। ऐसा क्यों चाहते हैं? आर्की बैक्टीरिया उनके हिसाब से अलग है। आर्की बैक्टीरिया से अलग, हाँ, is having 18S rRNA. Archaebacteria is having 18S rRNA, sorry 16S। प्रोकैरियोट्स में ना, जो जैसे आपको इतना तो खैर पता ही है कि आरएनए जो है, सॉरी राइबोसोम्स जो है, उनका थोड़ा सा आइडिया है 70S 80S, बट आरआरएनए इज अ राइबोसोमल आरएनए, तो वो 16S आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है प्रोकैरियोट्स का। तो उनका कहना है कि इज हैविंग 16S आरआरएनए स्लाइटली डिफरेंट
than other monerans, बाकी के प्रोकैरियोट से वो थोड़ा अलग है, ऐसा उन्होंने स्टडी किया। तो उनको ये लग रहा था कि देन वाई प्लेस आर्कीबैक्टीरिया इन मोनेरा, उसको अलग कर दो, क्योंकि उनके अंदर जो 16S राइबोसोमल आरएनए है वो थोड़ा सा अलग है, ये उनका कहना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये भी सजेस्ट किया था कि 3 डोमेन्स बना लो, ऊपर लिख सकते हो, ही सजेस्टेड 3 डोमेन्स। 3 डोमेन्स कैसे, तो वो कह रहे हैं कि जैसे ऑन बेसिस ऑफ, एक मिनट, आई विल राइट फॉर यू, ही डोमेन, मैम डोमेन का मतलब, हाँ, ही सजेस्टेड 3 डोमेन्स। एक मिनट मैं लिख रही हूँ, विद रेस्पेक्ट टू 16S, या 16S मत लिखो, विद रेस्पेक्ट टू लिखो RRNA। देखो डोमेन्स तो कुछ नहीं, डोमेन्स यही है कि वो कहना चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक डोमेन, आर्की का एक अलग डोमेन, डोमेन एक हेड बना दिया, मतलब एक हेड बना दिया जिसके अंदर किंगडम्स रखेंगे। देखो मैं लिख रही हूँ, उन्होंने 3 डोमेन क्या बताया, आर्की, प्रोकैरिया, यूकैरिया। किस बेसिस पे बताया कि 16S RRNA है इसमें भी एज वेल एज इसमें भी, बट दोनों में फर्क है, जैसे उन्होंने बताया कि वो फर्क है, स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, और यूकैरिया का तो, इसका तो होता ही अलग है, 18S होता है इसका, राइबोसोमल आरएनए, यूकैरियोट का तो होता ही अलग है। यस मैम। ओके, हाँ, तो फिर उनका कहना है कि पहले तो ऐसे 3 डोमेन्स बना लो और फिर इन डोमेन्स के अंदर किंगडम्स डाल दो। तो किंगडम्स हमें पता ही है, तो उनका कहना है कि अब किंगडम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्कीबैक्टीरिया का एक किंगडम, नाम कुछ नहीं दिया था, ये मोनेरा हमारा ऑलरेडी है। यूकैरियोटिक के जो बाकी के 4 किंगडम्स हैं वो इसमें आ जाएंगे यूकैरिया में। तो अब ले दे के यानी हो गए 6, 1 2 और ये 4, तो टोटल उन्होंने बताया कि इस तरह से 6 किंगडम्स बनाइए। ये सजेशन दिया उन्होंने, इसको प्रपोज किया उन्होंने, पर इसको हम यूज नहीं करते। दिस इज जस्ट अ प्रपोजल, इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, नथिंग, मतलब इसका कुछ ऐसा नहीं है। इसको हम नॉट इन यूज लिख देंगे बस, नॉट इन यूज, ऊपर लिख लो इट वॉज प्रपोज्ड, दैट्स ऑल, इट वॉज प्रपोज्ड बट नॉट इन यूज, इतना ही लिख लो तो बहुत है। सो जस्ट लेट दैट यू हैव टू नो दैट कार्ल वूस 6 किंगडम, एक टर्म जो उन्होंने, मतलब एक क्लासिफिकेशन दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किस बेसिस पे था। सो द बेसिस वाज 16S RRNA। RRNA अगर लिखना चाहो, मैं यहाँ स्टार लगा रही हूँ, राइबोसोमल RNA। When you study these nucleic acids and biomolecules, you will know that DNA, RNA, these are the 2 nucleic acids, जिसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA के कई टाइप्स हैं, जिसमें खास जो टाइप्स है वो है मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, respectively are called as mRNA, rRNA and tRNA. मैम Yeah. हम एक बार ही 6 किंगडम क्लासिफिकेशन करके बता दो। हाँ, क्या बोल रहे हो मैम, एक बार 6 किंगडम क्लासिफिकेशन करके बता दो। अच्छा, 6 किंगडम, मैं ये कह रही हूँ कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूस करके एक साइंटिस्ट ने दिया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक एक किंगडम है ही है पहले से ही, बट उसको ना डिवाइड कर लो। ही सजेस्टिंग कि उसको डिवाइड करना चाहिए इनटू 2, जिसमें वो कह रहे हैं कि आर्कीबैक्टीरिया को अलग कर दो। क्यों कर दो अलग,
क्योंकि उनका मानना है कि आर्कीबैक्टीरिया में जो ये राइबोसोमल आरएनए है, भले ही वो है तो 16S टाइप जो बाकी प्रोकैरियोट्स में है, लेकिन वो डिफरेंट है, इट इज डिफरेंट, है ना। सो सिंस इट इज डिफरेंट, वो ये कह रहे हैं कि 3 पहले डोमेन्स बना लो, एक आर्की, एक प्रोकैरिया, एक यूकैरिया, और इन 3 डोमेन्स के अंदर किंगडम्स को ऐसे रखो, आर्की के अंदर आर्कीबैक्टीरिया, प्रोकैरिया के अंदर मोनेरा, यूकैरिया के अंदर बाकी के 4 किंगडम्स यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। ऐसे क्या हो जाएगा कि 6 किंगडम्स बन जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये कह रहे हैं। अब आया समझ में? Yes, ma'am. अच्छा, और कोई फिर भी कोई डाउट? अच्छा, रेजो हैंड्स करना, ठीक है, अगर आपने ये उतारा है तो रेजो हैंड्स करना। Yeah, mRNA, tRNA, rRNA, Lakshman, these are the types of rRNA, बिल्कुल, these are types of rRNA. Javeria, you have noted? Ma'am, 1 minute. अच्छा, कर रहे हो अभी, अच्छा ठीक है। तो ये हम 6 किंगडम जैसे ये सारा हो गया हमारा। तो अब हम जैसे जा सकते हैं अपना पहला किंगडम मोनेरा पे। So those who have finished can put up a heading Kingdom Monera, और ग्रुप्स रिकॉल करना शुरू करें क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है व्हाट आर द ग्रुप्स, तो उसको रिकॉल करो। यस मैम। हाँ, ओके, Yes, ma'am. so finished. Javeria and Sanya, have you finished? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मैं ये कह रही हूँ कि किंगडम मोनेरा के अंदर तो ग्रुप्स हैं, जैसे अभी आप देख ही रहे हो कि आर्कीबैक्टीरिया तो सबसे प्रिमिटिव है अर्थ में। अगर सबसे पहले कोई प्रोकैरियोट आया होगा ऑर्गेनिज्म और ग्रुप, तो वो तो आर्कीबैक्टीरिया ही है। एंड सिंस आई टोल्ड द अदर्स दैट आर्कीबैक्टीरिया इज अ लिविंग फॉसिल, आई थिंक आई टोल्ड, so who will tell me that why archaebacteria is called a living fossil? याद है किसी को आर्कीबैक्टीरिया को हम लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं? Ma'am, because it does not change over a million of years. Okay, it doesn't change, it has not changed over millions, Ma'am, billions of years. ma'am, we Yes. call it as living fossils because Hmm. they are living, but they does not evolve with the time. They are as primitive as they were before. हाँ, दैट्स राइट। ऐसा लगता है जैसे एवोल्यूशनरी कोई खास इनमें कोई प्रोग्रेस हुआ ही नहीं, वो जैसे तब थे वैसे ही आज हैं, और वो इवन मिलियन भी नहीं, वो तो बिलियंस जैसे इयर्स पहले आए होंगे, तो तब से आज तक सेम है। तो ये लिविंग फॉसिल्स है। तो पहले तो हमने इसको ग्रुप को डिवाइड किया, आर्कीबैक्टीरिया एंड व्हाट इज द अदर ग्रुप, यूबैक्टीरिया। तो इसमें कोई खास फर्क हमने डिस्कस किया था कि आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में कोई डिफरेंस? मैम सेल वॉल का। ये सेल वॉल इसमें जैसे यूबैक्टीरिया में कैसा होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो सभी बैक्टीरिया वगैरह जितने हैं उन सब में पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल बना होता है, जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, MUREIN, म्यूरिन। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में ये नहीं है, तो इसमें सूडो म्यूरिन का वॉल है, लेकिन वॉल जरूर है,
ये ध्यान देना, वॉल जरूर है होता है, मोनेरा हैज वॉल। इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ 5 किंगडम्स हाउ मेनी किंगडम्स हैज सेल वॉल, जरा लिख के आंसर करो तो देखिए आप लोगों का क्या क्या है आइडिया। 5 किंगडम्स में से कितने किंगडम्स है जिनमें सेल वॉल है? मैम उसमें तो एक्सेप्शन भी शब्द ही है ना। नहीं वो कोई बात नहीं, किंगडम के अंदर मेंबर्स हैं जिनमें सेल वॉल है, वो देखना है। ना एक्सेप्ट मेंबर का नाम लिखना है या नहीं किंगडम नहीं का नहीं नाम नहीं, कितने किंगडम्स है जिनमें सेल वॉल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, किंगडम्स के नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5। 4. शुभी हैज आंसर्ड, प्रज्ञा हैज आंसर्ड, ठीक है। शुभी ने किंगडम्स बता दिए हैं, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट एनिमैलिया, एक्सेप्ट। यस मैम। एनिमैलिया, हाँ बाकी सब में किंगडम्स में आप देखोगे तो वॉल है। मोनेरा में है जैसे अभी देख ही रहे हो, तो लेकिन म्यूरिन का बना हुआ है। प्लांटी में सेल्यूलोजिक आप सबको पता है। प्रोटिस्टा में जो फाइटोप्लैंक्टन्स हम कर रहे हैं डिस्कस, तो उसमें तो कुछ है ही है, जैसे डायनोफ्लैजिलेट डायटम हम करेंगे, एल्गी है, एल्गी है तो वॉल होगा उनमें। फंजाई है तो वहां पे वॉल, यूग्लिनाइट्स में नहीं है मैम। यूग्लिनाइड्स में नहीं है, हाँ। फंजाई में होता है, काइटिन का बना होता है वॉल, है ना। तो दे देकर वॉल होता है चारों में एक्सेप्ट 1 एनिमैलिया। तो एक तो ये बात हमने डिस्कस किया। अच्छा और कुछ, ये जो आर्किबैक्टीरिया दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशंस, यस मैम। फिजिकल कंडीशंस जो बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस ये टॉलरेट कर पाते हैं, जैसे कि हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक इज सेम एज सेइंग लो पीएच। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, है ना, लो पीएच होता है तो भी Yes, ma'am. जाते हैं, हाँ कई बिल्कुल लो पीएच कर लेते हैं टॉलरेट, है ना। फिर कई ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर भी करते ही हैं टॉलरेट, हाई टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ऐसा कहा जाता है कि इनके पास कुछ स्पेशल ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, दे हैव सम ब्रांच चेन लिपिड्स which help to resist such conditions. यू बैक्टीरिया में ये सब हम नहीं बताते, बट यू बैक्टीरिया के ग्रुप्स करेंगे हम यहाँ पे। What are the groups we did? The largest group is of course bacteria. Then there's a group blue-green algae which you call as cyanobacteria, अभी पढ़ा है ना। और एक ग्रुप है जिसे एक्टिनोमाइसिटिस कहते हैं, रे फंजाई। एक्टिनोमाइसिटिस इज ऑल्सो कॉल्ड रे फंजाई, भी बताया ही था मैंने। तो ये तीनों ना यू बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं। बट फिर मैंने कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का नाम लिया था। डिड आई टेल यू सम इंडिपेंडेंट ग्रुप्स? मैम माइकोप्लाज्म, हाँ क्लेमाइडी, हाँ और मैम एक और था। हाँ। तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी पढ़ा आप लोगों ने छोटे क्लास में। तो ये Pleuropneumonia like organism. हाँ Pleuropneumonia like organism. हाँ हाँ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल। एक तो ये और एक जैसे ये बता रहे हैं, और एक शायद भूल गया, ये रिकेट्सी, एक यस मैम। और एक क्लमाइडी। हाँ ये 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, मोनेरा में ही है, लेकिन इनको ना यू बैक्टीरिया में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते वो हम जब इनको पढ़ेंगे तो हम खुद समझ जाएंगे कि इनमें कुछ तो ऐसी बात है, कुछ अलग है, तो इनको नहीं लिखते। सो इट्स लाइक दैट। अब हमें जो पहले करना है वो है बैक्टीरिया। विल स्टार्ट विद यू बैक्टीरिया एंड उसके अंदर हम बैक्टीरिया, जो लार्जेस्ट ग्रुप है बैक्टीरिया, वो हम पहले पढ़ेंगे। सो आई एम राइटिंग अ हेडिंग, बैक्टीरिया। तो इस टाइम हम माइक्रोबायोलॉजी में
पैर रख रहे हैं, that is the the science which deals microbial world, study of bacteria, viruses, fungi. So this is all together microbiology. और ये इतना इम्पोर्टेंट साइंस है कि आज के टाइम में चाहे डिजीजेस, आपका मेडिसिन वर्ल्ड इसी से ही सारा रूल हो रहा है. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर रूलिंग द मेडिसिन्स, बिकॉज यही क्या कहते हैं, बीमारी भी है, बीमारी की मतलब वजह भी है, और ये खुद दवा भी है. तो बीमारी भी ये है और दवा भी ये है. तो नेचुरली मेडिसिन इज ऑल अबाउट स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी. बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, उनमें से वायरसेस दवाई तो नहीं देते, लेकिन बैक्टीरिया, फंजाई दवा भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं. अब बैक्टीरिया से स्टार्ट करें तो पहले तो आप समझ रहे हो एक चीज कि ये दिखाई तो देते नहीं है, तो इसका मतलब है इनकी खोज तो काफी देर बाद ही हुई, जब एक कुछ ढंग का माइक्रोस्कोप आ गया. तो पहले तो एक माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था, ये अपनी छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा, जिससे उन्होंने सेल्स देखे थे, कॉक सेल्स. Yes. हाँ, लेकिन उसका मैग्निफिकेशन बड़ा कम था. किसी को पता है कितना मैग्निफिकेशन था उसका, रॉबर्ट हुक वाले माइक्रोस्कोप का? नहीं, तो वो छोटा मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था. हाँ हाँ, क्या कंपाउंड? यस, रॉबर्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हाँ, लेकिन उसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ 8x था, मतलब 8 गुना ही वो मैग्नीफाई कर सकता था. तो इतने से तो बैक्टीरिया दिखेंगे नहीं. अब एक साइंटिस्ट आ गए, A.V. लेवेनहॉक, ये भी स्वीडिश थे. तो A.V. लेवेनहॉक एक्चुअली उनका जो इंटरेस्ट था वो माइक्रोस्कोप बनाने में था. तो उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिसका काफी अच्छा मैग्निफिकेशन था, अप्रोक्सीमेटली 240x मैग्निफिकेशन. अब 240x वाले मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप बहुत कुछ उसमें दिख जाएगा, तो वो बैठ के कुछ कुछ देखते रहते थे. तो ये सारा ना चांस डिस्कवरी है कि उन्होंने कुछ रेन वाटर लिया और उसके अंदर उन्होंने देखे कि बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स उनको नजर आए. तो उनको कुछ समझ आया नहीं कि ये क्या है. उन्होंने उनको, सिंस वो मूव कर रहे थे, दे वर मूविंग, तो उन्होंने उसको ना वाइल्ड एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया. उन्होंने कहा ये कुछ एनिमल लाइक लग रहे हैं क्योंकि तो मूव कर रहे हैं. ओके, सो ही डिस्कवर्ड वैसे तो बैक्टीरिया ही डिस्कवर किया था, called as wild animalcules from रेन वाटर. जैसे एक पेट्री प्लेट पे रेन वाटर कलेक्ट हुआ पड़ा था, तो वो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ कुछ देखते ही रहते थे. तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने सिर्फ यही नहीं देखा, बैक्टीरिया ही नहीं देखा, लेटर ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, और डिस्कवर्ड ही लिख लो क्योंकि डिस्कवरी क्रेडिट ही उनको जाता है. ऑल्सो डिस्कवर्ड आरबीसी, तो उन्होंने ब्लड में रेड ब्लड सेल्स देख लिए, फिर स्पर्म्स देख लिए उन्होंने, और तो और प्रोटोजोन्स भी देख लिए. तो ये सब जो डिस्कवरी क्रेडिट है वो लेवेनहॉक को जाता है. हालांकि ये उनका कोई वो नहीं था, मतलब वो इंटेंशनल नहीं था, ये सब ही चांस डिस्कवरीज है. He is called, actually, do you know that he is called as father of microscopy? Yes, ma'am. Not only he is father of microscopy, इनको first microbiologist भी कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का तो दरवाजा ही इन्होंने खोला. So he is first microbiologist, ऐसे भी कहते हैं. तो एक नया साइंस जो है लोगों के सामने उन्होंने खोल दिया, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी. फिर उसके बाद तो कई बड़े बड़े साइंटिस्ट और आए जिन्होंने बैक्टीरिया पे और चीज़ों पे रिसर्च जारी रखा. तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम है लुई पैस्चर का.
Have you heard of Louis Pasteur? Anything related to Louis Pasteur that you know? No, ma'am. Can you please repeat? लुई पास्चर पूछ रही हूँ कि इनके बारे में अगर कुछ पता है. इनको फादर और I know हाँ introduced like vaccination, and he was also a chemist. वैक्सीन. नो नो नो. ही इज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. लुई पास्चर को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. ही वाज फर्स्ट टू डिस्कवर फर्मेंटेशन. उनकी डिस्कवरी में एक तो है फर्मेंटेशन, जो ईस्ट आपको बताया, जो ईस्ट से फर्मेंटेशन होती है, वो इन्होंने सबसे पहले देखा. ठीक है. एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका काम है वो है पास्चराइजेशन टेक्निक. इन्होंने डिस्कवर किया था पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क. आपको पता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क? हाँ, शुभी हैज आंसर्ड, दैट्स राइट. शुभी बताओगे इसमें होता क्या है? जैसे जो मदर डेयरी और अमूल और ये जो मिल्क आप लाते हो पैकेट में, ये सारा पास्चराइज मिल्क होता है. करते क्या है इसमें? They first heat it at high temperature. कितना हाई? हाई टेम्परेचर पे करते हैं, उसका तुरंत कोल्ड कर देते हैं उसको. इट इज 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पहले हीट करके ना, देन रैपिड कूलिंग, एकदम तुरंत उसको कूल करना होता है. ऐसा करने से फायदा क्या होता है बताओ? साइंटिफिक इससे क्या हो रहा है? मैम स्टार्च को हम सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करते हैं. Preservation. इट इज प्रिजर्वेशन, नो डाउट. मतलब इससे क्या हो रहा है, जब आप बहुत हाई टेम्परेचर, जैसे बहुत हाई मतलब 60-70 इज एनफ टू किल द माइक्रोब्स. तो माइक्रोब्स मर गए और उसके बाद आप उनको ल्यूकवार्म पे आने ही नहीं दे रहे हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आने ही नहीं दे रहे हो, ताकि अगर कोई बाई चांस नहीं भी मरे कि वो, या जो भी बाहर से कुछ और भी कभी भी इन्फेक्ट कर सकता है उसको, तो वो आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो, आप उसको एकदम से कूल कर देते हो. क्योंकि हाई और लो ऐसे टेम्परेचर्स जो हैं, इसका साइंटिफिक बेसिस समझो. जब भी आप बहुत हाई या बहुत लो टेम्परेचर मेंटेन करते हो ना, तो ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं. देखो माइक्रोब भी जो भी काम कर रहा है वो काम तो अपने एंजाइम से करेगा, बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी. अब उसके तो एंजाइम ही काम नहीं करेंगे इतने हाई और लो टेम्परेचर में, तो नेचुरली वो मर जाएगा. वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई एनिमल हो, प्लांट हो. जब भी उसे टेम्परेचर शॉक्स देते हो, क्यों वो मर जाता है? वो मर इसलिए जाता है क्योंकि उसके एंजाइम्स नहीं काम कर सकते. वो प्रोटीन्स है, वो कोएगुलेट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये उसका साइंटिफिक बेसिस है. पास्चराइजेशन कर दिया, ठीक है. और क्या इसमें है बता देती हूँ मैं आपको. थर्ड एक और है इनका, लुई पास्चर का, ठीक है. थर्ड, इन्होंने proposed germ theory of diseases. क्योंकि इससे पहले ना लोगों को खास ये भी नहीं पता था कि डिजीज होता ही क्यों है. People did not know that why there are diseases. तो कई ऐसी मतलब गलत फहमियाँ, वहम कह लो, चाहे सुपरस्टिशंस होते थे डिजीज के बारे में. तो इन्होंने बताया कि डिजीज तो जर्म से होता है, और जर्म्स तो एयर, वाटर, सॉइल सब में है, जो कंटामिनेट करते हैं फूड को, है ना, और हमारे अंदर जाके वो डिजीज कॉज करते हैं. तो ये चीज पास्चर ने बताया था. सो ही इज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. वैक्सीन जैसे उन्होंने फर्स्ट वैक्सीनेशन तो नहीं किया. वैक्सीन सबसे पहले किसने किया वो मैं आपसे पूछने वाली थी, लेकिन वैक्सीन कुछ आप बता तो रहे थे. तो वो कौन सा वैक्सीन है जो पास्चर ने डेवलप किया? मैम चिकन पॉक्स का. हम्म. अच्छा मैम हाँ बोलो. मैम उसने रेबीज का बनाया था ना.
टैबलेट्स में। Yes, yes, that's right. Made the vaccine for rabies. तो पास्चर ने वैक्सीन फॉर रेबीज बनाया था, बिल्कुल। और एंड हाँ, एंड कॉलेरा का भी बनाया था, वैक्सीन फॉर रेबीज एंड कॉलेरा। ये दो ऐसे डिजीजेस हैं जिनका वैक्सीन बनाया था पास्चर ने। तो ये कुछ मतलब बड़े इम्पोर्टेंट इनके मतलब योगदान है, पास्चर, लुई पास्चर। देन वी हैव अनदर ग्रेट साइंटिस्ट, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है रॉबर्ट कॉच। इनका कोई जैसे एक तो ये जो जर्म थियरी ऑफ डिजीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पास्चर ने प्रपोज किया था, इसी को रॉबर्ट कॉच ने ना आगे जर्म उसको कॉच पोस्टुलेट करके दे दिया था। ही प्रपोज द कॉच पोस्टुलेट्स। एक तो ये था। इसके अलावा कॉच ने सबसे पहले, ठीक है, ही आइसोलेटेड बैक्टीरिया हम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? कॉलेरा, एंथ्रैक्स एंड टेटनस। देखो ये सब डिजीजेस जो हैं ये तो आइडिया तो लग गया था कि बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को किसी बॉडी से या बॉडी फ्लूइड या टिश्यू से उसको निकालना, आइसोलेट करना, तब तक किसी ने किया ही नहीं था। ही वाज फर्स्ट टू आइसोलेट सच बैक्टीरिया फॉर कॉलेरा, एंथ्रैक्स, टेटनस। इनमें से एंथ्रैक्स तो कैटल में होता है और टेटनस कॉलेरा तो ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा काम था, और उसके बाद जब इतना उन्होंने किया तो उनको कल्चर भी समझ में आया कि हम बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं। सो ही वाज फर्स्ट टू डू, he did first प्योर कल्चर। प्योर कल्चर मतलब इन्हें ना एक्जेनिक भी बोलते हैं, प्योर इज सेम एज एक्जेनिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। उस टाइम पे ये आसान नहीं था, क्योंकि देखो स्टेरिलाइजेशन के खास कोई टेक्निक्स नहीं होते थे उस टाइम, तो मतलब ये काम कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही आप कल्चर करने लगोगे पेट्री प्लेट्स में, तो मीडियम में कुछ कुछ और बैक्टीरिया भी तो ग्रो करने लगते हैं और वो कंटामिनेशन करते हैं, तो कल्चर आपका ढंग से हो नहीं पाता था उस टाइम पे। प्योर कल्चर मीन्स जहाँ पे सिर्फ एक ही बैक्टीरिया और उसका एक ही स्ट्रेन, वन बैक्टीरियल स्ट्रेन शुड ग्रो, बस एक ही बैक्टीरियल स्ट्रेन उसमें ग्रो करे, तभी तो वो प्योर होगा ना। अब अगर मान लो अपने पेट्री प्लेट में एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ए का कल्चर बना रखा है, ए, लेकिन ड्यू टू कंटामिनेशन वहां पे बी, सी, डी ये भी ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो सब अनवांटेड हुए ना, तो आप इसे प्योर नहीं कह सकते। दिस वोंट बी प्योर कल्चर। योर कल्चर इज प्योर अगर उसमें होमोजीनसली एक ही स्ट्रेन बैक्टीरिया का ग्रो करे, ओनली ए, दिस इज प्योर। सो दिस वाज नॉट इजी इन दोस टाइम्स, है ना। तो फिर ये सब लोग हैं। फिर हम लिस्टर जोसेफ या जोसेफ लिस्टर के बारे में सुनते हैं। ये एक्चुअली इनको कहते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी।
एंटीसेप्टिक का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं इससे पहले। लोगों को ये नहीं पता था कि जो सर्जरी तो कर देते थे, बट अगर एंटीसेप्टिक कंडीशन मतलब ना अप्लाई करें, जैसे हम एंटीसेप्टिक्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, लाइक डेटॉल इज एंटीसेप्टिक, तो अगर सरफेस और उसका वूंड के आसपास का सब कुछ एंटीसेप्टिक अप्लाई करके उसकी बैंडेज वगैरह ढंग से ना करे तो बैक्टीरियल ग्रोथ से ही मर जाएगा वो, इतना ज़्यादा उसको इन्फेक्शन हो सकता है कि वो वैसे ही मर जाएगा। तो ये एंटीसेप्टिक का कॉन्सेप्ट दिया लिस्टर ने, उन्होंने कहा कि कुछ वीक एसिड्स हम एज एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं। वीक एसिड्स लाइक कार्बोनिक एसिड्स आर एंटीसेप्टिक। तो ऐसा इन्होंने सबसे पहले बताया, जोसेफ लिस्टर। So with this we were doing just a brief history, और एक जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है वो अभी रह गए हैं, तो क्या आप बताओगे हु इज फादर ऑफ वैक्सीनेशन एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन? एनीवन हु नोज? मैम एडवर्ड। Yes, that's right. Yeah, Javeria. Ma'am, Edward Jenner, he created the vaccine for smallpox. Yes. He was a great person, and आज जो हम कोई भी वैक्सीन की जब बात करते हैं तो इनका नाम तो एक बार आ ही जाता है, एडवर्ड जेनर। इनको याद करना ही चाहिए क्योंकि वो इतने ऑब्जर्वेंट थे कि उन्होंने देखा कि मिल्क मेड्स को जो काउपॉक्स होता था, हल्का फुल्का उनको इन्फेक्शन, तो वो स्मॉल पॉक्स से बच जाते थे। तो उनको ये बात समझ में आई कि उनको एक इम्यूनाइजेशन पहले से हो जाती है, वीक स्ट्रेन्स उनके अंदर जब एंटर कर जाते होंगे तो इसलिए वो बड़ी बीमारी से हमेशा बचते हैं। तो सबको स्मॉल पॉक्स होता था, बट मिल्क मेड्स जो गाय पालते हैं जो, उनको नहीं होता था। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन उन्होंने इस तरह से इन्वेंट किया। सो वैक्सीनेशन, यस, ही इज फादर ऑफ वैक्सीनेशन। Edward Jenner, that's right. Smallpox vaccine. Yes, what you want to know, लक्ष्मण? मैं ये कह रही थी कि जो मिल्क मेड्स, ये जो वाले होते हैं, मतलब जो गाय पालते हैं, उन्होंने देखा कि जब स्मॉल पॉक्स उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उन्होंने कई बार ऑब्जर्व किया था कि इनको काउ पॉक्स जो होता है काउ में, तो उससे थोड़ा इन्फेक्शन इनको भी हो जाता था। ठीक है, इनके दाने वाने निकल आते थे, है ना। तो ये उनको 12 महीने में कभी कभी होता रहता था, उन्होंने नोटिस किया होगा, मतलब एटलीस्ट कभी कभी किसी को हो रहा है, लेकिन इनको स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होता था। तो उनको यहाँ से आइडिया मिला कि इसका मतलब इनको एक पैसिव, मतलब एक इम्यूनाइजेशन हो जाती है इनकी, है ना, और इसलिए वो बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। वहां से उन्होंने आइडिया लिया और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया। गॉट इट? ये सारी डिस्कवरीज, जैसे अभी इस टाइम पे बैठ के ऐसा लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर ये उस टाइम पे जाके अगर आप सोचो वापस जाके, ये कोई भी डिस्कवरी अपने आप में चांद पे जाने से कम नहीं है। ठीक है ना, वी थिंक गोइंग टू मून इज अ बिग डील, ये सारे ही बिग डील है। अगर ये कुछ भी नहीं हुआ होता ना, तो आज आप सोचो कितने लोग तो सिर्फ बीमारी से ही मर गए होते। ओके, सो विद दिस ये हिस्ट्री वाला पार्ट तो हो गया है। अब मैं थोड़ा सा साइज पे जा रही हूँ। बैक्टीरिया कर रहे हैं हम, तो बैक्टीरियल साइज पे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम लिख रही हूँ मैं, एंड यू ऑल्सो नोट डाउन। सबसे छोटा डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, DIALISTER, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस। एक राउंड, मतलब ऐसे राउंड, मतलब तो राउंड बैक्टीरिया को ना कोकाई बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। तो ये कोकस बैक्टीरिया है, सबसे छोटा।
इसका डायमीटर 0.15 माइक्रोन है इसका. This is the diameter of the Dylister bacteria, the smallest one. The largest is Mirabilis. एक मिनट. Mirabilis is the species ना. Begatua. The largest is Begatua mirabilis. Now see, these are all scientific names, so you maintain the way of writing that the generic name will begin with a capital letter and the specific name begins with a small letter, and you underline both. देखो जैसे मैं लिख रही हूँ, डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, बेगियाटोआ मिराबिलिस. यहाँ से नामों का सिलसिला शुरू हो जाता है और आगे तक जो क्लासिफिकेशन चलेगा तो आपके इसमें साइंटिफिक नेम्स आते रहेंगे. ठीक है ना. बेगियाटोआ इज अ फिलामेंटस बैक्टीरिया. इट्स लाइक दिस. वैसे तो इसमें हर फिलामेंट का जो एक सेल है वो एक रॉड है, रॉड शेप, बैसिलस बोलते हैं जिसे, बट हम इसे बैसिलस नहीं कहेंगे, हम इसे फिलामेंटस ही कहेंगे. इट्स अ फिलामेंटस बैक्टीरिया. ये इतना काफी लंबा हो जाता है, मतलब ये फ्यू सेंटीमीटर्स तक पहुंच जाता है. समझ रहे हो. बैक्टीरिया जहां माइक्रोन में इसको मेजर कर रहे हैं, ऑल बैक्टीरिया हम उनका साइज तो माइक्रोन में लेते हैं. माइक्रोन, यू नो ऑल ऑफ यू दैट इट इज 10 to the power -6 मीटर. तो जो 10 to the power -6 मीटर में मेजर हो रहा है उसका अचानक फ्यू सेंटीमीटर्स में बात होना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब काफी बड़ा है ये बैक्टीरिया. Not only that, this Begiatoa also happens to be a sulfur bacteria. Begiatoa जो है ना, ये एक सल्फर बैक्टीरिया भी है. ये उस पानी में ज्यादा मिलेगा आपको जहाँ पे सल्फर ज्यादा है. So it's an indicator. सल्फर पोल्यूशन का इंडिकेटर भी है ये. समझ लो. सल्फर बैक्टीरिया ऐसे बोलते हैं. ये हम एक जनरल साइज की बात कर रहे थे और शेप्स भी बैक्टीरिया के अलग अलग होते हैं. शायद आपने कभी सुना भी होगा. तो जैसे अभी मैं राउंड बता रही थी कि जो राउंड है उसे कोकस कहते हैं. प्लूरल होगा तो कोकाई, लैटिन में आई लगता है तो प्लूरल. अगर रॉड है, इस तरह से रॉड शेप्ड है तो उसे कहते हैं बैसिलस या बैसिलाई, प्लूरल. अगर एक इस तरह से है जैसे कॉमा, जैसे कॉमा लिख रहे हैं, कॉमा जैसा, तो विब्रियो. अगर इस तरह से है तो इसे तो आप स्पाइरल ही कहोगे, स्पाइरल शेप. तो उस शेप का नाम हो जाता है स्पिरिलम या स्पिरिलाई. And these shapes you can see in page 18. Yes ma'am. हाँ, पेज 18 पे अगर पेज खुला हुआ है तो फिगर 2. Yes ma'am. दिख गया. हाँ पेज, तो इसमें फिगर 2.1 में ये गिवन है. इस पे क्वेश्चंस नो डाउट आ ही जाते हैं, तो उनको वो एक पहचान करनी होती है. तो उसमें बैसिलाई भी है, कोकाई, स्पिरिलाई, फ्लैजेला भी. स्पिरिलाई में कुछ फ्लैजेला दिखा रखा है, विब्रियो. लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो नेचुरली चीज़ें बहुत ही घुमा के पूछते हैं, कुछ अजीब है ना तरह से पूछेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो चीज़ें बहुत फ्लैट लगता है. बायो में चीज़ें हमेशा पढ़ते हुए 2 डायमेंशनल होता है. क्वेश्चन आने के बाद उसका 3rd डायमेंशन समझ आता है. ये बायो की खासियत है. जैसे क्वेश्चन यूं आ सकता है कि बैक्टीरिया विद अ सिंगल कर्व, ऐसा पूछ लिया. बैक्टीरिया विद अ सिंगल कर्व तो क्या होगा? मैम विब्रो. विब्रियो हो जाएगा, है ना.
ऐसे बैक्टीरिया विद मेनी कर्व्स, Spiral. स्पिरुलम, है ना? और द बैक्टीरिया विच कैन ऑक्यूपाई द लीस्ट स्पेस, Coccus. कॉकस। फोकस, दैट्स राइट। तो ऐसे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना? मोस्ट कॉमन शेप कौन सा है? कॉमन तो देखो वैसे कि ये नहीं पूछेगा कोई आपसे कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, क्योंकि कोकस और बैसिलस दोनों ही काफी कॉमन है। कोकस एंड बैसिलस ये दोनों ही काफी देखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं पूछेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे और थोड़ा सा करना होगा दैट व्हेन वी से सिंगल कोकस और सिंगल बैसिलस, तो उसके लिए क्या टर्म आता है? तो उसे बोलते हैं मोनोकोकस, या क्या बोलेंगे? मोनोबैसिलस। बट अगर कोकस एक साथ दो अकर कर रहा है, ये नहीं कि कभी दो हो जाएगा कभी तीन, वो हमेशा दो ही है। ये एक पर्टिकुलर शेप है, तो एक जीनस ऐसा ही होगा, तो उसको बोलेंगे डिप्लो, तो उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस या डिप्लोबैसिलस। इनफैक्ट ये इसी नाम से, ये सिर्फ कंडीशंस नहीं है, इसी नाम से वो भी है, जीनस भी है। ठीक है, हाँ, ओके। लक्ष्मण, यू वांट टू लीव? इट्स ओके, आई लीव इन जस्ट 2-3 मिनट्स, ओके। एंड उसके बाद जैसे कोकस का ही जैसे चेन बन गया, इस तरह से चेन, या बैसिलस का ऐसे चेन बना हुआ है। आप लोग की क्लास क्या 6 बजे है? Yes. यस मैम। ओह अच्छा, आपकी भी क्लास है 6 बजे ना? हाँ, तब तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, मैम को मैं बोल दूंगी कि वो क्लास 6:15 रख ले, नहीं तो एकदम ही नेक टू नेक हो रहा है, या फिर मुझे ही 4 बजे रखना पड़ेगा। देखते हैं, देखती हूँ। ओके, सो दिस इज लाइक स्ट्रेप्टो, this is like strepto. The term uses streptococcus or streptobacillus. Chain, what is this? Chain. और अगर ऐसे प्रेजेंट होगा, जैसे ये कोकस का केस है जहाँ पे वो एकदम ही बंच जैसा नजर आ रहा है, तो बंच ऑफ कोकस जो होगा इसे बोलते हैं स्टेफाइलो, स्टेफाइलोकोकस। ये कोकस में ही होता है, तो इसमें लिख लो स्टेफाइलोकोकस। ये एक वो भी है, जीनस भी है स्टेफाइलोकोकस। फूड पॉइजनिंग करता है, ये बंच में होता है। ये है पैलिसेड, ये बैसिलस का बना हुआ है पैलिसेड। तो ये इस तरह से मतलब कई शेप्स होते हैं। एक क्यूबॉइड होता है, सारसाइना बोलते हैं उसे, सारसाइना। इसमें 4 आगे 4 पीछे सेल्स हैं, तो ये 8 कोकाई प्रेजेंट इन अ क्यूबॉइड, तो इसे बोलते हैं सारसाइना। इस तरह से कई शेप्स होते हैं। मैम को मेरी तरफ से एपोलॉजी कर देना कि थोड़ा सा मैं पढ़ा, ये थोड़ा बताने लगी थी इसलिए टाइम लग गया। अच्छा, और बाकी ये एक और जैसे स्टॉक्ड बैक्टीरियम है, कभी ऐसा एक स्टॉक आ जाता है इस तरह से, बैसिलस जैसा ही है ये, बट इसमें एक स्टॉक आ गया है। इसका कॉलोबैक्टर है एग्जाम्पल, कॉलोबैक्टर। एक लास्ट बता दूं तो ये ना बडिंग, जैसे बैक्टीरिया में बडिंग कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे देखोगे तो बडिंग हो रहा है। जैसे बडिंग बैक्टीरिया इज रोडो माइक्रोबियम। बडिंग इज नॉट कॉमन, बैक्टीरिया में तो फिजन कॉमन है, बट यहाँ पे बडिंग हो रहा है, तो बडिंग बैक्टीरिया इज रोडो माइक्रोबियम। टुमारो विल डिस्कस, अभी तो मैं एंड कर दे रही हूँ क्लास। टुमारो विल डिस्कस, यहाँ पे एक टर्म मुझे प्लियोमॉर्फिक अभी बताना है, ये बस लिख के छोड़ देना, प्लियोमॉर्फिक विल डिस्कस। तो यहाँ तक आप अच्छे से ना पढ़ लो, ठीक है? Yes. ओके, यस मैम। सो जस्ट क्विकली, Thank you, ma'am. हाँ, रेज योर हैंड्स एंड आई विल एंड द क्लास।